एवरीवन, आज हम लोग संक्षारण पढ़ेंगे। करोजन क्या है? संक्षारण हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी संक्षारण की परिभाषा पढ़ी है। वायुमंडल में उपस्थित गैसों और नमी के द्वारा धातुओं की धीरे धीरे नष्ट होने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम कहते हैं संक्षारण, करोजन। लोहे पर जंग लगना इसका एक सामान्य उदाहरण है। अब संक्षारण की जो आधुनिक अवधारणा है, आधुनिक अवधारणा के अनुसार संक्षारण एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें गैल्वेनिक सेलों की भांति रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है, और इस प्रकार के सेलों को हम संक्षारण सेल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत की जो मुख्य बातें हैं, उसके अनुसार किसी धातु की सतह समतल या सपाट नहीं होती है। धातु की सतह पर अनेकों छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनमें कई जगह दरारें होती हैं, कई जगह सतह ऊपर की ओर उभरी हुई रहती है। तो इस प्रकार जो धातु की सतह है, ये बिल्कुल समतल या सपाट नहीं है। इसमें अनेकों छिद्र, कुटीर, दरारें आदि आदि होती हैं, और इन स्थानों पर अशुद्धियां भर जाती हैं। यहां पर अशुद्धियां जमा होने लगती हैं, इन स्थानों पर अशुद्धियां जमा हो जाती हैं। तो विद्युत रासायनिक सिद्धांत में कहा गया है कि जो शुद्ध धातु की सतह है वह एनोड का कार्य करती है, और ये जो अशुद्धियां हैं ये कैथोड का कार्य करती हैं। और यहां पर जो नमी है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी गैसें घुली हुई हैं, ये विद्युत अपघट्य का कार्य करती है। तो एक गैल्वेनिक सेल के लिए जो चीजों की आवश्यकता है वो सब यहां पर रेडी है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? एनोड होता है, कैथोड होता है, विद्युत अपघट्य का एक विलयन होता है। तो यहां शुद्ध धातु एनोड का कार्य करेगी, अशुद्ध धातु कैथोड का कार्य करेगी, और नमी जिसमें ऑक्सीजन या CO2 गैस घुली हुई है वह विद्युत अपघट्य का कार्य करती है। तो लोहे पे जंग लगने के उदाहरण से हम संक्षारण की प्रक्रिया को समझेंगे, किस प्रकार से लोहे पे जंग लगता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शुद्ध धातु एनोड का कार्य करती है, तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगा। तो एनोड पर ये जो शुद्ध लोहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर फेरस आयन बनाता है, Fe2+, और ये आ जाता है विलयन में, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा गया। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं, यह गति करते हुए कैथोड वाले स्पॉट पे पहुंचते हैं। देखिए यहां पर हमने एक धातु की सतह को प्रदर्शित किया है। तो जहां पर एनोड वाली क्रिया होती है, ये वाली क्रिया हो रही है। अब ये इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ कैथोड पर पहुंचता है। कैथोड पर अशुद्धियां हैं, वहां ऑक्सीजन है, नमी है। तो ऑक्सीजन के द्वारा ये 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर ग्रहण किए जाते हैं। किस प्रकार से क्रिया होती है ये हम देखते हैं। कैथोड पर नमी है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का ½ मोल अभिक्रिया में भाग लेता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इनके द्वारा ग्रहण किए जाएंगे। किस प्रकार से क्रिया होती है हम देखते हैं। हमने देखा है कि O2 ½ मोल है, तो 1 ऑक्सीजन परमाणु मिलेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2- आयन बना लेगा। यहां पर जल का आयनन होता है, तो जल का आयनन जब होगा
तो जल देगा H+ और OH- आयन। यहां पर ये जो H+ आयन है ऑक्सीजन आयन से संयुक्त होकर के ये भी बना लेगा OH आयन। तो इस प्रकार हमें इस क्रिया में 2 हाइड्रोक्सी आयन मिलेंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं 2OH- आयन। अब देखिए ये भी आ गया विलियन में। तो विलियन में जो एनोड पर त्यागा गया फेरस आयन है और यहां पर जो OH आयन मिल रहा है ये आपस में क्रिया करके फेरस हाइड्रोक्साइड बना देंगे। तो आगे जो क्रिया होगी ये है Fe2+ आयन और 2 है OH- आयन और ये संयुक्त होकर के फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH होल्ड बना देते हैं। ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड बना है ये नमी की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है जिसको हम जंग कहते हैं। तो देखते हैं ये क्रिया किस प्रकार से होती है। इस अभिक्रिया में फेरस हाइड्रोक्साइड के 2 मोल भाग लेते हैं FeOH होल्ड, ½ मोल ऑक्सीजन भाग लेता है और जल नमी। अब इनकी क्रिया किस प्रकार होती है ये हम समझते हैं। यहां हमने 2 मोल लिया है फेरस हाइड्रोक्साइड, तो 2 मोल में जो फेरस आयन है ये हमको 2 मिलेंगे और हाइड्रोक्सी आयन 4 मिलेंगे। तो यहां पे 4 हाइड्रोक्सी आयन लिख लेते हैं। अब ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड है ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके और बना लेता है Fe3+ आयन, फेरिक आयन में परिवर्तित हो जाता है। ये भी परिवर्तित हो गया फेरिक आयन में। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा ग्रहण किए जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके बना लिया फेरिक आयन, फेरस से फेरिक में परिवर्तित हो गया। यहां ½ मोल ऑक्सीजन लिया है हमने, ½ मोल ऑक्सीजन का मतलब हो गया सिंगल ऑक्सीजन। एक इलेक्ट्रॉन यहां से त्यागा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्सीजन आयन बना लेगा। अब यहां पर ये जो जल है ये आयनित होता है H+ और OH-। ये संयुक्त होकर के फिर से क्या बना लेंगे OH- आयन। तो अब देखिए हमारे पास OH- आयन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और 2 हो गए फेरिक आयन। तो ये बन जाता है इस प्रकार से ट्वाइस, इसको लिख लेते हैं 2 मोल फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH होल। तो इस प्रकार जो फेरस हाइड्रोक्साइड था वो किस में परिवर्तित हो गया फेरिक हाइड्रोक्साइड में। और यही फेरिक हाइड्रोक्साइड जंग का निर्माण करेगा, रस्ट का निर्माण करेगा। तो यहां पर ये आगे परिवर्तित हो जाता है Fe2O3 इंटू XH2O और ये जो है इसी को हम कहते हैं जंग, रस्ट। तो इस प्रकार जो संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत है उसमें यह बात कही गई है कि धातु की सतह पर अनेक छोटे छोटे संक्षारण सेल बन जाते हैं। अशुद्धियों की उपस्थिति में संक्षारण सेल बन जाते हैं। अगर बिल्कुल शुद्ध धातु हुआ तो वहां संक्षारण सेल नहीं बनेंगे, वहां जंग नहीं रहेगा। लेकिन अशुद्ध धातु की सतह पर
अनेकों छोटे छोटे संक्षारण सेल बन जाते हैं और इस प्रकार संक्षारण की क्रिया होती है और धातु की सतह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है जंग के रूप में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि संक्षारण से आप क्या समझते हैं, संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत लिखिए। अब यहां पर आगे हम लोग देखेंगे संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक और संक्षारण से बचाव के उपाय। तो यह भी प्रश्न के रूप में कई बार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक में पहला है धातु की प्रकृति। अधिक क्रियाशील धातु का संक्षारण शीघ्रता से होता है। अधिक क्रियाशील धातु सरलता से ऑक्सीकृत होगा तो उसका संक्षारण भी शीघ्रता से होगा। दूसरा है अशुद्धियों की उपस्थिति। अभी हम लोगों ने पढ़ा विद्युत रासायनिक सिद्धांत, तो अशुद्धियों की उपस्थिति में धातु की सतह पर अनेक छोटे छोटे संक्षारण सेल बन जाते हैं जिससे संक्षारण की दर बढ़ जाती है। तीसरा है वायुमंडल की प्रकृति। कई स्थानों पर वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें विद्यमान होती हैं, खासकर इंडस्ट्रियल एरिया में SO2 गैस, CO2 गैस, H2S गैस, इस प्रकार की कई गैसें विद्यमान होती हैं। अगर हम समुद्री इलाकों की बात करें तो समुद्री इलाकों का जो वायुमंडल होता है उसमें खारापन अधिक होता है। तो यदि वायुमंडल की प्रकृति इस प्रकार की हो तो वहां संक्षारण की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट है धातु का आकार। हम लोगों ने देखा है कि समतल सतह की तुलना में खुरदुरी सतह पर जंग अधिक लगता है, या फिर धातु का कोई मुड़ा हुआ स्थान हो वहां पर जंग अधिक लगता है। उसके पीछे कारण है कि खुरदुरी सतह या मुड़े हुए स्थानों पर धातु परमाणु तनाव की स्थिति में होते हैं जिससे वो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और जब ऑक्सीकृत हो जाएंगे तो उनका संक्षारण शीघ्रता से होगा। पांचवा है विद्युत अपघट्यों की उपस्थिति। लवण, अम्ल अथवा क्षार युक्त जल की उपस्थिति में संक्षारण की दर बढ़ जाती है। अगर धातु ऐसे जल के संपर्क में आए जिसमें लवण घुला हुआ हो या फिर अम्ल घुला हुआ हो या फिर क्षार घुला हुआ हो तो वहां धातु का संक्षारण शीघ्रता से होता है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। गर्मियों के मौसम में हम जो कूलर का उपयोग करते हैं उसमें यदि हैंडपंप या कुएं का पानी डाला जाए तो जंग जल्दी जल्दी लगता है। वहीं अगर फिल्टर प्लांट का पानी उपयोग करें तो जंग कम लगता है। उसके पीछे कारण है कि जो भूमिगत जल होता है जो हम हैंडपंप से प्राप्त करते हैं या कुएं से प्राप्त करते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के लवण विद्यमान होते हैं, लवण घुले होते हैं, और लवण युक्त जल की उपस्थिति में संक्षारण की दर बढ़ जाती है। तो इस प्रकार विद्युत अपघट्यों की उपस्थिति भी संक्षारण को प्रभावित करती है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संक्षारण की परिभाषा के साथ उसको प्रभावित करने वाले कारक पूछ सकता है, तो कई बार बोर्ड में प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे संक्षारण से बचाव के उपाय। तो संक्षारण से बचाव के जो सामान्य उपाय हम लोग जानते हैं उसको यहां पर एक नाम दिया गया है। जैसे हम लोग लोहे की सतह को पेंट कर देते हैं, उस पर ऑयल या ग्रीस लगा देते हैं तो वो वायु और नमी के संपर्क में नहीं आता है, इस प्रकार उसका संक्षारण नहीं होता है। तो इस विधि को यहां पर एक नाम दिया गया है रोधिका या रुकावटी रक्षण, बैरियर प्रोटेक्शन। तो इस विधि में हम लोहे की सतह को पेंट कर देते हैं या ऑयल या ग्रीस लगा देते हैं। नेक्स्ट है उत्सर्ग या बलिदानी रक्षण। इसमें लोहे को जंग से बचाने के लिए उससे अधिक क्रियाशील धातु की पतली परत चढ़ा दी जाती है। तो लोहे के स्थान पर अधिक क्रियाशील धातु का ऑक्सीकरण होता है और उसी का संक्षारण होता है, लोहा बचा रहता है। तो एक धातु को बचाने के लिए दूसरे धातु की बलि चढ़ाई जा रही है, इसलिए उत्सर्ग या बलिदानी रक्षण इसका नाम है। नेक्स्ट है विद्युतीय रक्षण, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। यह विधि वहां प्रयुक्त होती है जहां लोहे की वस्तु जमीन के अंदर गड़ी हो और जल के संपर्क में हो, जैसे पाइपलाइन हो गया, पेट्रोल और डीजल की टंकी हो गई। तो
ये जमीन के अंदर होते हैं और जल के संपर्क में होते हैं। तो इस विधि में लोहे से बनी वस्तु का संपर्क हम उससे अधिक क्रियाशील धातु जैसे जिंक हुआ, मैग्नीशियम हुआ, उससे करा देते हैं। तो यहां पर जो अधिक क्रियाशील धातु है वो एनोड बन जाती है और लोहे की वस्तु कैथोड बन जाती है। तो लोहे के स्थान पर ऑक्सीकरण किसका होता है? अधिक क्रियाशील धातु का, और उसी का संक्षारण होता है। नेक्स्ट है जंगरोधी विलयन से। कुछ लवण हैं, फॉस्फेट, क्रोमेट के लवण, इनका यदि क्षारीय जलीय विलयन लिया जाए तो ये जंगरोधी प्रकृति के होते हैं। लोहे की वस्तु पर अगर इनका लेप लगा दिया जाए तो एक अघुलनशील परत बन जाती है जिससे संक्षारण से बचाव होता है। तो इस प्रकार ये जो संक्षारण से बचाव के उपाय हैं ये भी एमपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। एक बार ऐसा प्रश्न बना है कि संक्षारण से आप क्या समझते हैं, संक्षारण को प्रभावित करने वाले 2 कारक और संक्षारण से बचाव के 2 उपाय लिखिए। तो ऐसा प्रश्न भी कई बार एमपी बोर्ड में आया है। तो संक्षारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संक्षारण पर अलग अलग प्रकार से प्रश्न बनते हैं। विद्युत रासायनिक सिद्धांत सीधे सीधे प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग विद्युत अपघटन की क्रिया देखेंगे और विद्युत अपघटन के संदर्भ में फैराडे के नियम देखेंगे। तो आज इतना ही।